नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्रिया किसे कहते हैं? तो मित्रों, हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कार्य व्यवहार संपन्न करते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो सब क्रियाएं हैं, जैसे सोना, जगना, उठना, बैठना, रोना, धोना, पीना, घूमना, फिरना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, सब क्रियाएं तो है। बहुत आसान है। चलो बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या तो करने का बोध हो या फिर होने का बोध हो, दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। या तो कार्य किया जाता है या फिर कार्य होता है। ठीक है। अब जैसे राम खेल रहा है, तो ये तो कार्य किया जा रहा है, लेकिन फूल खिल गया, ये कार्य हुआ है। तो कुछ कार्य तो कर्ता के प्रयास से होते हैं और कुछ क्रियाएं जो है स्वतः होती है। ठीक है। तो ये स्वतः होने वाली क्रियाएं भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पहली बात ही ध्यान देना, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब ध्यान देना, क्रिया की कुछ स्थितियां हैं। क्रिया मुख्य रूप से आपको 3 स्थितियों में मिलेगी। जिस प्रकार से मैं 3 उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने कि पुस्तक मेज पर रखिए, पुस्तक मेज पर रखिए, एक उदाहरण तो ये हमारे सामने। दूसरा है मनोहर खेल रहा है, और तीसरी स्थिति है क्रिया की, हवा चल रही है, हवा चल रही है। अब यहां पर ये जो 3 उदाहरण मैंने लिखे, तीनों उदाहरण अलग अलग स्थिति को बताते हैं। ये जो पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है, ये है स्थिर क्रियाएं। ये है स्थिर क्रियाएं। जैसे कक्षा में छात्र बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यह क्रियाएं लगातार नहीं हो रही, यह क्रियाएं हो गई, अब वो जो है स्थिर अवस्था में क्रिया है। ठीक है। और यहां पर देखिए मनोहर खेल रहा है, यहां प्रयत्न किया जा रहा है, यहां पर प्रयत्न किया जा रहा है, तो यानी कर्ता के प्रयास से संपन्न होने वाली क्रियाएं, कर्ता के प्रयत्न से संपन्न होने वाली क्रियाएं, और यह है स्थिर क्रियाएं। और ये देखिए तीसरा उदाहरण आप, हवा चल रही है, इसे हम कहेंगे स्वतः होने वाली क्रियाएं, स्वतः होने वाली क्रियाएं। ध्यान देना, ये 3 स्थितियों में मैंने आपको क्रिया को बताया। पहला तो हो गया स्थिर क्रियाएं, कर्ता के प्रयत्न से संपन्न होने वाली क्रियाएं, और स्वतः होने वाली क्रियाएं। ठीक है। अब हवा चल रही है, पानी बह रहा है, नल टपक रहा है, पानी की टंकी बह रही है, धूल उड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। तो ये जितनी भी छाया आ गई, धूप आ गई, ये जितने भी मैंने उदाहरण बोले, ये है स्वतः होने वाली क्रियाएं। और एक बात ध्यान देना, स्वतः होने वाली जो क्रियाएं हैं वो सदैव अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि उसमें कर्ता का कोई प्रयत्न ही नहीं है। इसलिए जब तक कर्ता प्रयत्न नहीं करेगा तब तक कर्म प्रभावित नहीं होगा। इसलिए स्वतः होने वाली क्रियाएं सदैव हमेशा अकर्मक होती है, क्योंकि आगे चलकर हम कर्म के आधार पर क्रिया का अध्ययन करेंगे, अकर्मक और सकर्मक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ध्यान देना, ये तो हो गई क्रिया की परिभाषा और क्रिया की 3 स्थितियां। क्रिया शब्द संस्कृत की क्रिया धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा आप देख सकते हो, लिखी हुई आपके सामने, जिन शब्दों से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है। अब आगे देखिए, क्रिया की स्थितियां हो गई। अब समझिए आप क्रिया की रचना। क्रिया की रचना, ध्यान देना, क्रिया की रचना 2 प्रकार से होती है। या तो धातु में प्रत्यय लगने से, धातु में प्रत्यय लगने से क्रिया की रचना होती है, या फिर क्रिया की रचना कैसे होती है, या फिर क्रिया की रचना कैसे होती है? संज्ञा
सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से क्रिया की रचना होती है। तो ध्यान देना, दो प्रकार से मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से क्रियाएं बनती है। या तो धातु में प्रत्यय लगने से, जैसे कि खाना, खा प्लस ना, तो ये हो गया खाना। इसी प्रकार से पीना, इसी प्रकार से नहाना, इसी प्रकार से रोना। तो खाना पीना, चलना उठना, बैठना, घूमना, सब ना प्रत्यय लगा है। या फिर गागे की प्रत्यय लग जाए या ताते की प्रत्यय लग जाए, ठीक है। तो धातु में प्रत्यय लगने से क्रियाएं बनती है और सामान्य क्रिया नाम प्रत्यय लगने से बनती है, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगने से भी क्रियाएं बनती है। कैसे बनती है देखिए जरा, कैसे बनती है। एक संज्ञा शब्द लिया हमने शर्म, शर्म शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और इससे मैंने क्रिया बना दी आपके सामने शर्माना, शर्माना, ठीक है। बात शब्द या बात शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है और इससे मैंने क्रिया बना दी बतियाना, बतियाना। लात से लतियाना, हाथ से हथियाना। तो बतियाना, हथियाना, लजाना, शर्माना, ठीक है। तो ये सब जो है संज्ञाएं, शर्म, बात, लात और हाथ, ये सब संज्ञाएं, दोनों तो भाववाचक है, ये जातिवाचक है और ये जातिवाचक है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि किसी संज्ञा में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है तो उस क्रिया को कहा जाता है नाम धातु क्रिया। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगने से जिन क्रियाओं की रचना होती है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया, क्योंकि नाम के पीछे लगने से क्रिया बनी है। अब ध्यान देना, हम ये तो हो गया संज्ञा में प्रत्यय लगने से। अब समझिए सर्वनाम में प्रत्यय लगने से। एक शब्द है अपना, और ये अपना जो है ये है सर्वनाम, ठीक है ना, अपना। अब इससे मैंने क्रिया बना दी अपनाना, अपनाना, तो बन गई क्रिया। तो सर्वनाम में प्रत्यय लगने से क्रिया बन गई। इसी प्रकार से विशेषण में, ये गर्म शब्द विशेषण है, गर्म रोटी, गर्म पानी, गर्माना। आज तो मौसम गर्मा गया, गर्माना। ये ठंडा विशेषण है, ठंडा पानी, ठंडाना, मौसम ठंडा गया, ठीक है। तो गर्माना, ठंडाना। चिकनाना, चिकना विशेषण है, चिकनाना। तो इस प्रकार से विशेषण में प्रत्यय लगने से भी क्रिया बनती है। तो ये बात हो गई क्रिया की रचना की, या तो धातु में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगने से जो क्रियाएं बनती है उन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। चलो अगली बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। ध्यान देना, वैसे तो क्रिया के को पढ़ने के जो आधार है वो तीन आधार हैं। पहला कौन सा, कर्म के आधार पर। हम क्रिया का अध्ययन तीन आधारों पर करते हैं, कर्म के आधार पर। दूसरा संरचना या प्रयोग के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर, यानी क्रिया की बनावट कैसी है, क्रिया का प्रयोग किस रूप में हुआ है, ठीक है। और तीसरा आधार है काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर। तो ध्यान देना, काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्य कालिक क्रिया, ठीक है। तो काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की हो गई, संरचना और प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होता है लेकिन फिर भी अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्म के आधार पर पूछे जाते हैं। फिर भी हमें सबको बड़े मनोयोग से पढ़ना है। हम सबसे पहले बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। और कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक यानी कर्म रहित, कर्म रहित, और कर्म सहित, यानी जिन वाक्यों में जिन क्रियाओं के साथ कोई कर्म प्रयुक्त न हो उसे तो कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जिन वाक्यों की क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब सारी बाजी किस पर आकर टिक गई, कर्म पर। यानी हमारे क्या बात समझ में आनी चाहिए, कर्म किसे कहते हैं। अब ध्यान देना, अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, ध्यान देना, राम पुस्तक पढ़ रहा है,
तो राम तो हो गया कर्ता, पुस्तक पढ़ना यानी किसी भी क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, और पढ़ रहा है ये हो गई उसकी क्रिया। तो फिर ये पुस्तक जो शब्द बचा, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, ये क्या है, कर्म। ध्यान देना, कर्म हमेशा कर्ता के बाद आता है और क्रिया के पहले आता है। ध्यान देना, कर्म हमेशा कर्ता के बाद आता है और क्रिया के पहले आता है। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, पढ़ना, इसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया, क्योंकि सहायक क्रिया अलग होती है। ये है जो है वो सहायक क्रिया है, तो पढ़ना ही तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है। ठीक है, मुख्य रूप से जो कार्य संपन्न हो रहा है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो अब ध्यान देना, ये मुख्य क्रिया के ठीक पहले, मुख्य क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे और किसको, इन तीन शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उस उत्तर को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मुख्य क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे, किसको, तीन शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब बताओ, राम ने किसको मारा, रावण को। ये किसको से जवाब आया, तो यहां पर कर्म क्या हो गया, रावण को। ठीक है, गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, हमें, या हमें कर्म है। अब ध्यान देना, कर्म जो है वो संज्ञा के रूप में हो सकता है या फिर सर्वनाम के रूप में हो सकता है, विशेषण के रूप में कभी भी कर्म नहीं होता है। अब इस बात का जवाब सुनिए कैसे, या ये रावण जो है संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, हमें ये जो सर्वनाम है, तो कर्म या तो संज्ञा के रूप में हो सकता है या फिर कर्म सर्वनाम के रूप में हो सकता है, विशेषण के रूप में कभी कर्म नहीं होता है। अब देखिए कैसे नहीं होता है, मैंने यहां पर कहा मोहन चतुर है, मोहन चतुर है। हम गलती से यहाँ क्या प्रश्न कर ले, मोहन क्या है, चतुर, और हम इस चतुर को क्या मान लेते हैं, कर्म। नहीं, चतुर शब्द क्या है, विशेषण, और विशेषण कभी भी कर्म नहीं होता है। ठीक है, हालांकि हमें प्रश्न क्या करना चाहिए, मोहन कैसा है, मोहन कैसा है, तो मोहन कैसा है, चतुर है, ये सही जवाब है। ठीक है, तो चतुर, चालाक, पागल, मूर्ख, ठीक है, समझदार, बुद्धिमान, ईमानदार, दयावान, वीर, श्रेष्ठ, उत्तम, ये जितने भी शब्द हैं ये सब विशेषण हैं, और ऐसे विशेषण शब्द कभी भी कर्म नहीं हो सकते। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कर्म हमेशा या तो संज्ञा के रूप में मिलेगा या फिर सर्वनाम के रूप में मिलेगा। तो फिर ऐसे वाक्यों में जब ये न कर्ता है, न क्रिया है, न कर्म है, तो फिर इसे कहा जाता है पूरक शब्द। क्या कहा जाता है, पूरक शब्द कहा जाता है, यानी इसके बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं है। इसको जब तक नहीं जोड़ेंगे, जैसे मोहन है तो अधूरा सा लगता है, यानी वाक्य में ऐसा शब्द जिसको हटा देने पर वाक्य का अर्थ जो है वो अनकंप्लीट रहे या पूर्ण न हो, अपूर्ण हो जाए, तो उस शब्द को पूरक शब्द कहा जाए। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब मैंने इसमें से शब्द हटा दिया पुस्तक, तो राम पढ़ रहा है तब भी वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन राम, अब देखो, राम धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, अब धार्मिक शब्द को हटाया तो राम पुस्तक पढ़ रहा है तब भी वाक्य अर्थ दे रहा है। पुस्तक शब्द को हटाया कि राम पढ़ रहा है तब भी वाक्य अर्थ दे रहा है। यानी ऐसा, जैसे मैं मोहन को चतुर समझता हूं, अब मैंने इसमें से चतुर हटा दिया, मैं मोहन को समझता हूं क्या, तो वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा शब्द जिसको हटा देने पर वाक्य का अर्थ खत्म हो जाए या वाक्य अपूर्ण अर्थ दे, तो उस शब्द को पूरक शब्द कहा जाता है। जैसे मोहन तो मंत्री बन गया, मोहन तो मंत्री बन गया। अब हम यहां क्या करेंगे, गलती से मंत्री शब्द को कर्म मान लेंगे, मंत्री शब्द को कर्म मान लेंगे। ठीक है, जबकि यहां मंत्री शब्द जो है पूरक है। मोहन तो बन गया, देखो मंत्री को हटा के देखो, मोहन तो बन गया, अधूरा सा लगता है ना वाक्य का अर्थ, इसलिए मंत्री शब्द यहां पर क्या है, यहां पर मंत्री शब्द पूरक शब्द है। वाक्य में ऐसा शब्द जिसको हटा देने पर वाक्य का अर्थ समाप्त हो जाए। मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे कि ये एक वाक्य में लंबा चौड़ा वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने। पहली बात तो बन गया, ऐसा नहीं कि बना दिया गया, अगर बन गया इसका मतलब क्रिया स्वतः हुई है,
अब यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना आपको वाक्य में कि नहीं उसने प्रयास किया तभी तो मोहन मंत्री बना, नहीं। क्रियाएं देखिए आप, मोहन बन गया, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, ठीक है। तो ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं और स्वतः होने वाली क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती है, ठीक है, इसमें कर्म होता ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक वाक्य में लिखा है यहां पर, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। बताओ पढ़ता कौन है? राम, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या पढ़ता है? पुस्तकें, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म, ठीक है। पढ़ता है ये क्या हो जाएगा? क्रिया, ठीक है। अब ध्यान देना, यानी इस वाक्य में हमें ये देखना है कि इसमें कोई पूरक शब्द आया है या नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक शब्द हटा के देखना है। मैं मान लीजिए मैंने शब्द हटा दिया, मेरा भाई हटा दिया, तो क्या बचा? राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। चलो धार्मिक को भी हटा दिया, तो राम पुस्तकें अधिक पढ़ता है, पूरा अर्थ आ रहा है वाक्य का। चलो पुस्तक को भी हटा दिया, राम अधिक पढ़ता है, तब भी पूरा अर्थ आ रहा है। चलो अधिक को भी हटा दिया, राम पढ़ता है, तब भी अर्थ आ रहा है। चलो अब कर्ता और क्रिया तो होनी चाहिए, क्या हटा हो गया? ठीक है ना, तो कर्ता और क्रिया तो होनी चाहिए वाक्य में। वाक्य की पहली शर्त है कि वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होनी ही चाहिए, और कर्ता भी न हो तो क्रिया तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कुछ वाक्यों में क्रियाओं से भी वाक्य पूर्ण माने जाते हैं, जैसे किसी ने कहा कि इधर आना, हाँ आया, तो ये भी वाक्य हाँ आया, वाक्य उसे ही कहते हैं जिसका अर्थ पूरा निकलता है। हाँ आया ये भी वाक्य। तो ध्यान देना, अब अगला वाक्य में यहां पर लेता हूं, मेरी गली में रहने वाला मोहन चपरासी है। मेरी गली में रहने वाला मोहन चपरासी है। अब ध्यान देना, अब इसमें से एक एक शब्द हटा दें। चपरासी कौन है? मोहन, तो ये तो हो गया कर्ता, ठीक है। इसको हटाओ, मेरी गली में रहने वाला मोहन चपरासी है। कितना सा वाक्य बचा? मोहन चपरासी है। चलो अब चपरासी को हटा के देखो, मोहन है, मोहन है, क्या है? अर्थ गड़बड़ा गया, अर्थ पूरा नहीं निकल कर आया, इसलिए यहाँ चपरासी शब्द क्या माना जाएगा? पूरक शब्द माना जाएगा। ये चपरासी शब्द यहाँ पर कर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करना आप। और देखिए कर्म की पहचान कैसे करें, एक तरीका मैं बता चुका हूं, मुख्य क्रिया के ठीक पहले क्या किसे किसको लगाकर। एक तरीका ये भी है, किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए यदि कर्ता को किसी न किसी चीज की आवश्यकता हो, तो आवश्यकता हो तो जिसकी आवश्यकता है उसे ही कर्म कहा जाता है। दूसरी बात, क्रिया को करते समय कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहा जाता है। अब ध्यान देना, यह आवश्यकता से अर्थ आप साधन से न लें, आवश्यकता का अर्थ साधन से न ले। लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है, जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए रोना, बताओ रोने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताओ खाना, तो खाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की, भोजन की। बताओ पीना, तो पीने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता तो होगी, या तो पानी या दूध या दही, कुछ तो पिएगा। तो अब सोना, बताओ सोना, सोना क्रिया करनी, यानी सोने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए मतलब रोना, सोना, जगना, उठना, बैठना, ये क्रियाएं तो हुई अकर्मक, और खाना पीना ये दो क्रियाएं हुई सकर्मक। यानी जिन क्रियाओं को करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता हो, तो जिसकी आवश्यकता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। अब जिसकी इस तरीके से बात समझ में नहीं आई तो वो पहले वाला तरीका काम में ले कि मुख्य क्रिया के ठीक पहले क्या किसे किसको जोड़कर हम जाने कि उसमें कर्म है या नहीं है। बस अगर हम इतना जान लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि क्रिया आकर्मक है या सकर्मक। यदि कर्म वाक्य में होता है तो क्रिया सकर्मक है, और कर्म नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक है। आइए जानते हैं कुछ उदाहरणों से हम सकर्मक अकर्मक की पहचान। कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक। ध्यान देना, इसके लिए हमारे पास हमें कारक की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कारक की जानकारी क्यों होनी चाहिए अभी बता रहा हूं। मैंने यहां पर एक लिखा, दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया। अब ध्यान देना, पहले तो हमें वाक्य को अलग अलग करना। बैठने वाला कौन? दूल्हा, तो ये क्या हो गया? कर्ता। बैठ गया ये क्या हो गई? क्रिया। अब किस पर बैठ गया? घोड़ी पर। तो घोड़ी पर यहां पर आ रहा है, पर आ रहा है, इसमें कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक है तो ये कर्म कैसे हो सकता है?
इसमें तो कारक ही अधिकरण है, तो ये कर्म के से बहुत से इसको कर्म मानकर इसको सकर्मक क्रिया बढ़ देते हैं, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गया अधिकरण कारक, ये हो गया कर्ता कारक, और ये क्रिया, इसमें कर्म कहाँ है, तो बताओ क्रिया कौन सी मानी जाएगी, अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके बीच रख रहा हूं। अगला उदाहरण लेते हैं अपन। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए, उड़ रहे हैं ये तो हो गई क्रिया, ठीक है, उड़ रहे हैं ये तो हो गई क्रिया, और उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी, तो ये हो गई कर्ता। तो बताओ कहां उड़ रहे हैं, आकाश में आ गया ना, तो ये तो कारक कौन सा हो गया, अधिकरण कारक। अब ये अधिकरण कारक हो गया, इसमें कर्म कहाँ है, बताओ कहाँ है कर्म, जब कर्म नहीं है तो ये क्रिया क्या मानी जाएगी, अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और अगर ऐसे नहीं तो देखिए, अब प्रश्न कीजिए, मोहन घोड़ी पर क्या बैठ गया, किसे बैठ गया, किसको बैठ गया, कोई जवाब नहीं। यहाँ देखिए, पक्षी आकाश में क्या उड़ रहे हैं, किसे उड़ रहे हैं, किसको उड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। चलो सकर्मक की पहचान करते हैं। छोटू पिल्ले को पीट रहा है, छोटू पिल्ले को पीट रहा है। अब ये मुख्य क्रिया क्या है, पीटना। किसको पीट रहा है, किसको पीट रहा है, पिल्ले को। आगे जवाब, ये है कर्म, और कर्म है तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। ठीक है, आगे देखिए, राहुल कुर्सी बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, क्या बना रहा है, कुर्सी। आ गया जवाब, ये हो गया कर्म, और बताओ क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। ठीक है, मोहन दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध। वह केले छील रही है, क्या छील रही है, केले। राधिका सब्जी काट रही है, क्या काट रही है, सब्जी। मोहन सिगरेट पी रहा है, क्या पी रहा है, सिगरेट। कर्म, सभी उदाहरण क्या हो जाएंगे, सकर्मक। बहुत आसान है। आप आज जो है अपने कॉपी के पृष्ठ पर 10 उदाहरण सकर्मक के लिखें और 10 उदाहरण अकर्मक के लिखें। ठीक है, और ये प्रश्न करके जांच करें कि अकर्मक है या सकर्मक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।